सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, 6000 लोगों की लिस्ट बताया जा रहा है कि पंजाब में जारी की गई है और इन 6000 लोगों को अब अपनी जान की फ़िक्र पड़ी हुई है। कल भी मैं देख रहा था कि ऐसे-ऐसे खौफ़नाक मंज़र पाकिस्तान में चल रहे हैं और इसमें बताया तो यही जा रहा है कि लोगों को गिरफ़्तार किया जाता है। ये जो आजकल सीसीडी की दहशत पड़ी हुई है और गिरफ़्तार करने के बाद उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और फिर उन्हें गोली मार दी जाती है। कोई इस पुलिस को पूछने वाला नहीं है, कोई इस इदारे को पूछने वाला नहीं है और लोग जो हैं वो जिस तरह हमने बताया कुरान पे कस्में खा कर अपनी ये वादे कर रहे हैं कि हम अब कोई इस तरह का काम नहीं करेंगे। लेकिन वही बात है कि जिस मुल्क के कवानीन, यहाँ की अदालतें बेबस हों, वहाँ पे आप किसी किसी जगह पे जाके इंसाफ लेंगे। मैं कई ऐसी वीडियोस देखता हूँ, एक ख़तून थी, वो रो रही थी कि मेरा बेटा था, उसे बेगुनाह पुलिस ने मारा। ये नहीं कि सीसीडी, आम पुलिस भी जो है जाली पुलिस मुकाबलों में बेशुमार लोगों को हलाक कर चुकी। ये जो लोग आपके हुक्मरान हैं, ये आपको इल्म में है कि जिस तरह गवर्नमेंट पे इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, जिस तरह ये पार्लियामेंट में पहुँचे हैं। पहले ये भी मैं बता देता हूँ कि यही वो लोग हैं जो कच्चे के डाकुओं को, पक्के के डाकुओं को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं और यही वो लोग हैं जो चोरी, जो भी गलत काम है, उसकी सपोर्ट भी करते हैं, उस बंदे की हेल्प भी करते हैं, उस बंदे को पुलिस से छुड़ाते भी हैं, उस बंदे को अपने डेरे में भी रखते हैं। अपने जो इन्होंने फार्म हाउस बनाए हुए हैं, वहाँ भी जराइम पेशा लोग जो होते हैं, वो आपको अक्सर हम भी बताते रहते हैं और भी सोशल मीडिया से पता चलता रहता है कि इनकी पनाहगाह जो होती है, बड़े-बड़े वज़ीर, बड़े-बड़े मुशीर, बड़े-बड़े पुलिस ऑफ़िसर, बड़े-बड़े जो भी जागीरदार हैं, वहाँ पे ये जराइम पेशा अफ़राद जो हैं, रहते हैं जाके और इनसे काम लिया जाता है। इनसे फिर जो भी आपने कोई कत्ल करवाना है, कोई डकैती करवानी, कोई चोरी करवानी, वो जनाब इनके लिए फिर काम करते हैं। आपकी जो गवर्नमेंट है, जब वही अदल के साथ नहीं वहाँ पे पहुँची हुई, तो फिर वहाँ आपको इंसाफ कहाँ से मिलेगा? आज मैं एक साहब की बात सुन रहा था, ये अदालत में फ़ौरन जाए, अगर सीसीडी गिरफ़्तार कर ले, अदालत क्या करेगी? अदालत की कोई वैल्यू है? आपके सामने अदालत जो है, वो लोगों को छोड़ देती है, बाहर आते हैं, फिर पकड़ लेते हैं पुलिस वाले, क्योंकि ये ऊपर से सारा सिस्टम जो है वो चल रहा है। इतना बड़ा जुल्म हो रहा वहाँ, जराइम पेशा अफ़राद अगर उन्होंने जुर्म किया, उसकी वजह ये बताई जा रही कि पुलिस के साथ मिले होते हैं। पुलिस जो है वो उनके सबूत जो अदालतों में पेश नहीं कर पाती और वो फिर दोबारा रहा हो जाते हैं या उनकी ज़मानत हो जाती है, जेल में जाते हैं और अदालतें जो है इंसाफ नहीं कर पाती। जज जो हैं वो इनसे खौफ खाते हैं, इनसे डरते हैं। बड़े-बड़े लोगों के जब फ़ोन आ जाते हैं और उनको बताया जाता है कि जनाब इस बंदे को आपने रहा कर देना या इसकी ज़मानत ले लेनी। जज कहता है जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है वो जस्टिस सिस्टम का है। अदालतों में जो जज बैठे हुए हैं वो बेकार है, नकारा है। वो फ्री में वहाँ तनख्वाहें ले रहे हैं और जो वो इंसाफ दे रहे वो आप सबके सामने। घरों के घर उजाड़ दिए गए और अभी और मज़ीद इतनी दहशत फैला दी गई है पंजाब में, जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एक से एक बढ़कर केस, कभी सरगोदा से हमारे पास इत्तला आती है, कभी किसी शहर से इत्तला आती है, कभी किसी शहर से इत्तला आती है कि 3 बंदे भड़का दिए। लाहौर से रात इत्तला थी कि वहाँ पे भी ऐसे जराइम पेशा अफ़राद का ख़ात्मा कर दिया और लोगों को पहले गिरफ़्तार भी किया जाता है। उनसे भी पूछा जाता है कि आपके साथी वगैरह कहाँ पे हैं? हालाँकि जब आप किसी को गिरफ़्तार कर लेते हैं तो फिर उसका कत्ल नहीं कर सकते। लेकिन बहाना ये बनाया जाता है कि इन्होंने पुलिस पे हमला किया और जिसके नतीजे में पुलिस ने इनको ख़त्म कर दिया। और ये इस वक़्त सोशल मीडिया पे भी बाकायदा तौर पर एक
इसे आप कह सकते हैं कि मुहिम चलाई जा रही है कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बेगुनाह लोग भी मारे जा रहे हैं। और इसमें ऐसे लोग भी होते हैं जिसको आप पता ही नहीं कि वो बेचारा इस वजह से उस बंदे के साथ सलाम दुआ रखने पे मजबूर है कि वो ख़तरनाक है। अब जिसने सलाम दुआ रखी उसको ही भड़का दो। ये बहुत बड़ा एक पाकिस्तान में आपके ख्याल में शायद कारनामा है, मेरे ख्याल में ये जुल्म है। दुनिया के किसी मुल्क में भी इस तरह के कवानीन मौजूद। 2 दिन पहले चिन्योट में भी इसी तरह वहाँ पे भी बताया जा रहा है कि 3 लोगों को मार दिया गया और एक शायद भाग गया या ज़ख्मी या क्या हुआ। एक चिन्योट, चिनाब नगर, सरगोदा और भी मुल्क के कई जो इलाके हैं वहाँ से पंजाब के जो हैं वहाँ से ये इत्तला मिल रही है कि लोगों को गोलियां मार के ख़त्म कराया जा रहा है। पूरे पंजाब में इस वक्त दहशत है और ये भी आपके इल्म में होना चाहिए कि सिर्फ ये पंजाब में है, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान में नहीं। कहाँ से ऑर्डर आए हुए हैं। अब यहाँ पे जो दहशत गर्द हैं वो इनको नज़र नहीं आते, जो लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं उनकी तरफ मैं आपको बताता हूँ। ये तहरीक लबैक जो है ये सबसे बड़ी दहशत गर्द तंजीम बन चुकी है। जिस तरह लोगों के लिए ये मुश्किलात पैदा करती है, तो पुलिस को ये तो नज़र नहीं आ रहे। ये भी मेरा ख्याल है इनमें शामिल किया जाए और इनसे भी पूछ-गिछ की जाए, इन्हें भी गिरफ्तार करके अदालत में क्या लेके जाना है हमारा जो भी है। क्योंकि इनकी वजह से ये मज़हब के नाम पे जिस तरह लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, जिस तरह लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी दहशतगर्दी कोई नहीं। इनको ज़रा चेक करें जाके, ये वहाँ पे देखें कि ये कौन से कारनामे अंजाम दे रहे हैं। जो कुछ ये सब कुछ हो रहा है, पीटीआई के लोगों को भी निशाना बनाया जाएगा और बताया ये जाएगा कि ये जराइम पेशा अफराद थे, ये दहशतगर्द थे, अदालतों में जाने की ज़रूरत नहीं। कोई अदालत नहीं इसका नोटिस ले रही। सुप्रीम कोर्ट है, उसे 26वीं तरमीम के बाद वैसे ही बेबस कर दिया हुआ है। वो वैसे ही बेकार इस एक लाश की तरह वहाँ पे पड़ा हुआ है। आप देख लें, कोई किसी को उसके फैसलों से दिलचस्पी भी नहीं है और पहले सबके हाथ मान दिए गए, फिर ये कार्रवाई की। इसमें जहाँ से ऑर्डर आ रहे हैं, उन लोगों ने पाकिस्तानी अवाम पे वो इस तरह दहशत फैला के गवर्नमेंट करने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। अंदर की बातें जो आम पब्लिक की समझ में नहीं आती, आम पब्लिक इसे समझ ही नहीं सकती। सीसीडी को पूछने वाला नहीं, वो जिसको मर्जी भड़का दें वहाँ पे, वो जिसको मर्जी किसी को काबू आए ना आए गोलियां मार दी, खत्म जी। और बाद में रिपोर्ट ये जारी कर दी कि इन्होंने पुलिस मुकाबला किया। बहुत सी खवातीन, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, वो एहतजाज कर रही है कि ये जुल्म है, इसे बंद किया जाए। लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसी तरह के बयानात दे के वहाँ पे सिस्टम को चलाया जा रहा है। पाकिस्तान में ना कोई आइन है, ना कोई कवानीन है, ना कोई अदालत है। आज मैं देख रहा था, वो कहता जी अगर सीसीडी वाले उठा ले तो 115 पे कॉल करें। ये कह रहा है पुलिस के पास जाए, ये कह रहा है अदालत में जाए। तो ये तीनों अदारे आप सबके सामने एक ही जगह पे इकट्ठे होते हैं और इनके बगैर या इनके इल्म में ये चीज़ें सब कुछ है, ये काम नहीं हो सकता। किसी भी अदालत में आपको कोई इंसाफ नहीं मिलेगा पाकिस्तान, कहाँ भी चले जाए। फिर एक मशवरा दे रहा था कि वो उठा के ले जाए, तो फिर क्या करें? वो कहता फिर कलमा पढ़ लें, समझे इन्होंने छोड़ना नहीं है, तशद्दुद के बाद कत्ल किया जाएगा। तो मेरे ख्याल में जस्टिस सिस्टम को बहाल करना चाहिए, कवानीन ठीक होने चाहिए, अदालतों में पुलिस को लेके जाना चाहिए, अदालत से जो सज़ा मिले सबूतों के साथ, वो आपके लिए मेरा पूरी दुनिया में यही सिस्टम है। हमारी कोई अलहदा दुनिया नहीं है पाकिस्तान। ये जराइम पेशा अफराद इतनी बड़ी तादाद में इन्हीं लोगों ने पाले हुए, इन्हीं सियासतदानों ने, जिस तरह मैंने आपको, अब ये खुद ही इनको ख़त्म करना चाहते हैं।
ये था जनाब आज का प्रोग्राम, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है बेगुनाह लोग भी मारे जा रहे हैं, दुख की बात है, लेकिन कोई इस तरह तवज्जो नहीं देगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अरफान अहमद खान साहब हमारे साथ है। आज क्या हालात चल रहे हैं दुनिया के, उसी पे बात होगी। आज पूछेंगे खान साहब से सबसे पहले कि जो जर्मनी की वज़ीर तालीम है, उनका जो बयान आया है गैर मुल्की जो बच्चे हैं उनके बारे में क्या कहते हैं जी? खान साहब आप क्या कह रहे हैं और मीडिया क्या कह रही है? जिस मखसूस ऐलान की आप बात कर रहे हैं, उस पर काफी जर्मनी में शोर पड़ा हुआ है जी। लेकिन उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड जानना जो है वो जरूरी है। आपको पता है कि एक इंटरनेशनल कंपनी है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, पिज्जा उसका नाम है, प्रोग्राम फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स असेसमेंट्स, जी। पिज्जा PISA। वो उसको वो तो हर 3 साल के बाद दुनिया के तमाम स्कूल जो है, बड़े बड़े स्कूल्स, उनका सेकेंडरी स्कूल जो है जहां से बच्चे की बुनियाद बनती है, उनका एक स्टडी प्रोग्राम है। उसमें वो फाइंड आउट करते हैं कि कौन से मुल्कों के अंदर किस किस्म का मेयार तालीम है, किस किस्म का निज़ाम तालीम चल रहा है, जिसके क्या दुनिया को फायदे होंगे और कौन कितने नंबर पर आए। तो अभी जो वो हाल ही में वो 15 साल की उम्र तक के बच्चे उसमें शामिल करते हैं। उसके अंदर इसमें साइंस और रीडिंग और मैथमेटिक्स वगैरह जो है उसका वो मेयार देखते हैं स्कूलों का। तो जो 85 ममालिक में 6300 बच्चों का उन्होंने जो टेस्ट लिया है, उसमें जर्मनी जो है वो 24वें नंबर पर आया है। और अब जो पहले 5 मुल्क हैं, उनमें एक भी यूरोपियन मुल्क नहीं है। उनमें सिंगापुर है, चीन है, जापान है, ताइवान है, साउथ कोरिया है, सारे एशिया के मुल्क हैं। बेसिक की बात कर रहा हूँ, सेकेंडरी स्कूल की, नॉट यूनिवर्सिटीज की। तो उसकी वजह से जर्मनी के अंदर काफी इसके ऊपर लेदे हुई है। और वेल्ट टीवी एक है जिसने इसके ऊपर प्रोग्राम किया है, और वजीर तालीम जर्मनी की जो है उनको बुलाया उस प्रोग्राम के अंदर, और उनसे एक प्रोग्राम का एक मुज़ाकरे की कैफियत थी। वहां पे बहुत माहिर तालीम भी बुलाए हुए थे और टीचर्स भी बुलाए हुए थे, जर्नलिस्ट भी बड़े बड़े बैठे हुए थे कि भाई ये कैफियत क्यों है इसमें। तो वहां पर जर्मन की जो वजीर तालीम है, उन्होंने ये सारा जिम्मेदारी जो है, इसकी वजह जो है वो गैर मुल्की बच्चे बता दी कि भाई हमारे यहाँ क्योंकि गैर मुल्की बहुत ज्यादा है, स्कूलों के अंदर बच्चों की तादाद ज्यादा है और वो उनको जर्मन नहीं आती, वो स्टडी में पीछे हैं, और इस वजह से हम इस दौर के अंदर जो है हमारा नंबर दुनिया में 24वें नंबर पर आया है। तो ये उन्होंने, और उसका हल उन्होंने ये बताया कि मैं ये चाहती हूँ कि जर्मनी के स्कूलों की क्लासेस के अंदर जो है कोटा सिस्टम जिस तरह होता है, इस तरह कभी एक क्लास में इतने से ज्यादा बच्चे जो है गैर मुल्की वो नहीं होंगे। उसमें उन्होंने 30 से 40% कहा है कि हर क्लास में 30 से 40% बच्चे गैर मुल्की हो, इससे ज्यादा बच्चे ना जो है वो बाकी जर्मन हो। तो बाद में उन्होंने फिर जर्मन वो उसकी तफसील भी बताई कि भाई जो बच्चे स्कूलों तक पहुंच रहे हैं उनको जर्मन सही नहीं आती, और जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनको उनके ऊपर जो इन्फ्लुएंस है वो वालिदैन का ज्यादा है टीचरों की या स्कूल की बजाय। वो वही बात मानते हैं जो वालिदैन, और वालिदैनों के घरों का माहौल जो है वो ज्यादातर अरबिक या इस्लामिक माहौल है, इसकी वजह से वो बच्चे तालीम की तरफ इस तरह नहीं। तो एक लंबी बहस इसके ऊपर चली है, लेकिन अवाम ने काफी जो रद्द-ए-अमल दिखाया इसके ऊपर, और जो वजीर तालीम है कैरिन प्रेन CDU की, उनके इन तमाम को रिजेक्ट किया है। वो ये कहते हैं कि हमारा मेयार तालीम जो है, हमारे टीचर्स का मेयार जो है, या हमारे स्कूलों का जो सिस्टम है उसके अंदर बेहतरी लाने की जरूरत है, ना कि हम सारा बार जो है वो गैर मुल्की बच्चों को ऊपर बता दें। पास लोगों ने जिसपे फेडरल इंटीग्रेशन कमिश्नर है जर्मनी की SPD की है, नायला पेल्विक है, फिर सदर जर्मन टीचर एसोसिएशन है स्टीफन डुल है, उन्होंने भी जो है जर्मन की वजीर दाखिला की
बात वज़ीर तालीम की बात से इत्तेफाक नहीं किया। वो कहते हैं कि वाकई हमारे सिस्टम के अंदर बहुत सारी ऐसी खराबियां मौजूद हैं जो हालात के मुताबिक नहीं है। अगर गैर मुल्की बच्चों की तादाद बढ़ रही है और मजीद आगे बढ़नी है, जो हमें नजर आ रहा है, इस वक्त बहुत सारे स्कूल हैं जिनमें क्लासेस के अंदर 50 से 60% बच्चे जो हैं वो गैर मुल्की बच्चे हैं। बास एरियाज ऐसे हैं जिसमें 80% बच्चे जो हैं क्लास के वो गैर मुल्की बच्चों के ऊपर है। तो हमें ये बच्चे सारे मुल्क की जरूरत है। सिर्फ ये सोचना कि इमिग्रेंट के बच्चे हैं, ये नहीं है। ये बच्चे इन्हीं स्कूलों में, इन्हीं कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ के मुल्क की जरूरत बनेंगे, मुल्क की जरूरत को पूरा करेंगे। तो इसलिए हमें इनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए और हमें अपने सिस्टम के अंदर जो है वो बहुत ऐसी तब्दीलियां करनी चाहिए जो हालात के मुताबिक हो। इस तरह जर्मन टीचर मैगजीन है, न्यूज फॉर टीचर, उसने भी वज़ीर तालीम की इस नजरियात से इख्तिलाफ करते हुए कल के उसके अंदर अपने मजमून में बहुत ज्यादा आर्टिकल लिखा है। जो कानूनदान है जर्मनी के, वो कहते हैं कि ये ऐसा कदम उठाना जो है वो ग्रुंडगेसेट्स के खिलाफ है। जर्मनी का जो कानून है, हमारा जो आइन है, वो हमें इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम इस किस्म की तफरीक जो है वो पैदा करें। असल में जर्मन वज़ीर जो तालीम है उन्होंने मिसाल दी थी डेनमार्क की। डेनमार्क में ऐसा कानून है कि भाई गैर मुल्की बच्चे एक मखसूस तादाद से ज्यादा नहीं हो सकते। तो कल रात ही मैंने जब ये डिस्कशन सुनी, उसके बाद मैंने डेनमार्क पे राब्ता किया था, तो वहां से मुझे ये इत्तला मिली आज सुबह कि ऐसा कोई कानून नहीं। बहुत सारी पाकिस्तानी टीचर्स वहां हैं जो स्कूलों में पढ़ा रही हैं, स्कूल में, उन सबसे उन्होंने कंफर्म किया, तो वो यही बताते हैं कि वहां कोई ऐसा कानून नहीं है। हाँ, ये तो है कि भाई आप स्कूल में क्लास की तादाद 28 बच्चों से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे या कहीं 30 से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे, ये डिपेंड करता है एरिया के ऊपर। लेकिन ऐसा कोई तफरीक नहीं है कि भाई इस क्लास में इतने फीसद गैर मुल्की होंगे और इतने फीसद जो है वो डेनमार्क बच्चे होंगे, ऐसी कोई बात वहां पर मौजूद नहीं है। बहरहाल ये एक बहस है जो आजकल जर्मनी में वीकेंड से शुरू हुई थी, इतवार को ये हुआ सेमिनार, उसके बाद से अखबारात में भी और काफी जो है इस मामले के ऊपर, ये मामला इस वक्त गर्म है और उसके बाद जर्मनी के अंदर बहस हो रही है। इसका रिजल्ट देखें अब क्या निकलते हैं। लेकिन जहां तक वज़ीर तालीम की इस बात से मैं यकीन मतलब उनकी बात को तस्लीम करता हूँ, वो ये कहते हैं कि जो छठी जमात के जब मतलब 6 साल का बच्चा जो स्कूल में आता है उसको जर्मन नहीं आती होती और इनको इन बच्चों को 4 साल की उम्र से घर से जर्मन सिखानी चाहिए ताकि जब ये स्कूल के अंदर दाखिल हो तो इन्हें एनफ जर्मन आती हो। ये सवाल उनका वैलिड है और इस पर भी बहुत से लोगों ने राय दी है कि हाँ ये बात इनकी दुरुस्त है और वाकई ऐसा है। लेकिन वो इसकी जिम्मेदारी भी हुकूमत पे डालते हैं कि जब ये मुल्क की जरूरत है तो फिर इसके लिए जो हमारा जो सूबाई हुकूमतें हैं, वो सेकेंडरी स्कूल्स वगैरह जो है सारे सूबाई हुकूमतों के बताते हैं, हर सूबे को अपनी जरूरत के मुताबिक इस पर तवज्जो देनी चाहिए ताकि जो बच्चे हैं, जो गैर मुल्की इमिग्रेंट्स के बच्चे हैं, वो 4 साल के बाद कहीं ना कहीं उनको ज़बान सिखाने का इंतजाम जो है वो होना चाहिए। जी हाँ साहब, इंग्लैंड फर्ज करे या दूसरे कनाडा, अमेरिका, इतने गैर मुल्की हैं, वहाँ तो ये चीज़ें सोची भी नहीं जा सकती। लेकिन जर्मनी में जिस तरह गैर मुल्कियों का इजाफा हो रहा है, तो इस तरह के बयान तो वैसे ही मेरा ख्याल है नहीं लोग मानते। आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में इंग्लैंड जैसे हालात यहाँ पे भी हो जाएंगे, स्कूलों के या आम जो भी इतनी बड़ी तादाद में गैर मुल्की मौजूद हैं, उनके बच्चे बड़े हो रहे। देखिए, ज़ाहिर बात है कि जब इंग्लैंड के अंदर भी बहुत सारी कम्युनिटी इकट्ठी हुई हुई है और वहां पर और किस्म के मसाइल हैं, लेकिन वहां पर जो स्कूलों के अंदर बेरवारी की कैफियत जो है ना, बेरवारी की कैफियत, वहां पे बच्चे बहुत ज्यादा बिगड़ रहे हैं। बहुत ज्यादा ऐसी रिपोर्ट्स हो रही हैं कि भाई वहां पे इतनी, लेकिन जर्मनी के अंदर अभी स्कूल के अंदर सख्ती है इस तरफ, और जो बेरारावी वाली कैफियत है वो स्कूल में पैदा नहीं है। स्कूल के बाहर बच्चे क्या करते हैं उनसे उनको गरज नहीं, लेकिन स्कूल के अंदर जो टाइम है वो बहुत डिसिप्लिन है उसके अंदर मौजूद है। और बाहर आने वाले वक्त के अंदर जो हम देख रहे हैं कि हर साल गैर मुल्की बच्चों की तादाद बढ़ रही है स्कूलों के अंदर, तो फिर उसके मुताबिक जो है
वो ऐसे इम्कानात तो मौजूद होते हैं कि जब मुख्तलिफ कौमियतों के बच्चे जो अपने घरों में मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं, वो उनमें लड़ाई झगड़े की ऐसी कैफियत ज़्यादा हो। लेकिन बहरहाल इसका जर्मनी के अंदर अभी तो ऐसी कैफियत नहीं है। लेकिन जर्मन गवर्नमेंट इस तरफ आंखें बंद नहीं किए हुए जरूर ऐसे प्रोग्राम जो है ये इसके ऊपर डिस्कशंस के अंदर आते थे, और जो चीज पब्लिक डिस्कशन के अंदर आ जाए, अखबारात में आ जाए, वो जाहिर है उसके पर साथ साथ हल भी जो है वो निकलते रहते हैं। अच्छा, चलेंगे पाकिस्तान, थोड़े से वहाँ के हालात के बारे में खास साहब से जाने। खास साहब, ये 2 दिन पहले एक अजीब वाकया पेश आया है ये पाकिस्तान गुजरांवाले के इलाके में, कि एक अहमदी ने देग थी तकसीम कर दी। 100 मिलने वाले होते हैं, दोस्त होते हैं, और उसमें कोई हर्ज भी नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि आज का मुहर्रम का महीना है, कोई इतना बड़ा गुनाह भी नहीं था। उसको ऊपर 298 सी लगा के जेल में डाल दिया गया। तो इतने ये किस तरह जा रहे हैं हालात पाकिस्तान के? देखिए, ये इंफरादी लोग शरारतें करते हैं जिनकी या तो कोई दुश्मनी होती है या वैसे ही वो इंतहा पसंदी का रुझान रखते हैं, कि बहुत ज्यादा अहमदियों से मुखालफत रखते हैं, या तो वो ऐसी हरकतें कर देते हैं। अब इस वाक़े के अंदर भी वहां पर जो शख्स है उसे देखा, एक अहमदी को जो मुनव्वर नाम था, क्या नाम था उनका, कि वो इस तरह देर तकसीम कर रहा है, तो उसने उसके ऊपर ये मुकदमा बनवाने की कोशिश की। अभी तक तो FIR दर्ज हुई है, मेरे पास कोई ऐसी इतला नहीं है कि वो बंदा गिरफ्तार कर लिया गया। नहीं, हमारे पास है इतला कि गिरफ्तार कर लिया गया। उसने FIR कटवाने का मतलब ये है कि ऐसा इकदाम तो उठा दिया गया कि जिससे उसके लिए गिरफ्तारी की राह मार हो जाए। जैसा आपके पास इतला है कि भाई गिरफ्तार कर लिया गया, तो ये बहरहाल एक हमारी बदकिस्मती है कि भाई जो माशरे के अंदर जहाँ इंसान मुख्तलिफ अफराद लोग रह रहे हों, मुख्तलिफ फिरके के लोग रह रहे हों, मुख्तलिफ सोच के लोग रह रहे हों, वहां पे आपस में एक दूसरे के दरमियान राब्ते बढ़ाने के लिए, एक दूसरे के साथ खुशबाश रहने के लिए, अमन सुकून से रहने के लिए एक ये कल्चर रिवाज है कि एक दूसरे के घरों के अंदर खाने वगैरह दिए जाते हैं, एक दूसरे की खुशियों में गमी में शामिल हुआ जाता है। और अगर उसने कोई देख बनाकर दे दी थी मुहर्रम के दिनों में, क्योंकि आमतौर पर मुहर्रम में सबीलें लगती हैं, लोग खाने वगैरह बना के तकसीम करते हैं, वो भी उसी कल्चर का हिस्सा था। और उसने अपने हमसाये वगैरह के लिए जो वहाँ मुमकिन है शिया मसले से ताल्लुक रखते, अगर कोई ऐसा कोई बात कर दी तो ये अच्छा इकदाम था। उसको जुर्म बना देना, अब ये तो हुकूमत के सोचने का काम है कि जिस SHO ने वो FIR दर्ज कर ली, उसको इस मामले को ऐसे वहां तक नौबत नहीं जानी चाहिए, उससे पहले ही उसको सुलझा देना चाहिए था, या उस बंदे को समझा देना चाहिए था। लेकिन बहरहाल अब ये दिन ब दिन हमारे बदकिस्मती है कि उस माशरे के अंदर ये रुझान बढ़ता चला जा रहा है, और उसको रोकने की तरफ कोई ऐसे इकदाम नहीं उठाए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से। खास साहब, इसका मतलब ये है कि आप वहां पे सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। आप अपने कोई अगर दोस्त अहबाब है, कोई वाकफ है, उनके साथ बैठेंगे, जाकर किसी ने शिकायत कर दी किसी ना किसी वजह से, तो जो पुलिस है, SHO जिस तरह आप कह रहे, उनमें तो इतनी अकल, ये शऊर होना चाहिए ना कि यहाँ पे कौन सी इतनी बड़ी क़यामत आ गई थी। बस यही तो हम मतलब एक रोना है इस मुल्क का, कि वहां पे हर कोई अपनी मर्जी चलवाना चाहता है, और उस मर्जी को नाफिज करने के लिए धौंस और बंदे इकट्ठे करके उसको अमली जामा पहनाने के लिए पुलिस को फोर्स करता है, और पुलिस उनके पीछे लग जाती है, जिसकी वजह से मामला मजीद सुलझने की बजाय बिगड़ जाते हैं। तो अब आम ये पता लग के बात मान गई हुई है कि भाई जहां पुलिस से बात मनवानी हो वहां जत्था इकट्ठा करके ले जाओ, तो पुलिस जो है इस झगड़े में नहीं पड़ते और वो हमारी बात मान लेते हैं। इसलिए लोग अपनी दुश्मनियां या अपने तासुबात जो है वो इस जरिए से निकाल रहे हैं। अरे, जैसे प्रोग्राम का आगाज किया था कि जर्मनी में एक वजीर तालीम के बयान के बाद यहाँ के मीडिया ने ये आवाज उठाई है, आप समझते हैं कि इसमें पाकिस्तान का भी सबसे बड़ा मसला जहालत है, लोग पढ़े लिखे नहीं है, ये भी प्रॉब्लम है हमारी। तो वजीर तालीम खुद पढ़े नहीं होते, तो आप समझ रहे हैं कि ये भी प्रॉब्लम है। देखिए, ये इतना बड़ा मसला नहीं है, मसला असल जुर्रत का है, जुर्रत का फुकदान है। फिर ये है कि भाई दूसरे के लिए खुद अपनी जिम्मेदारी से जो है ओहदा बरा होने से लोग कतराते हैं। वो कहते हैं हम किसी दूसरे के लिए क्यों अब दर्द से जो है वो लेंगे, मुखालफत बोल लें। असल मसला ये है, इसका तालीम से इतना ज्यादा ताल्लुक नहीं जितना
इस बात से है कि हाँ, जो हमारे फराइज है वो हमने बहरहाल अदा करने हैं। वो उससे जो इज्तनाब बढ़ता जा रहा है, उससे खराबियां मजीद बढ़ती चली जा रही। बहुत शुक्रिया खान साहब। नाज़रीन, ये हालात है पाकिस्तान के कि आप वहाँ पे किसी भूखे को खाना भी खिला दें तो आपके ऊपर जनाब FIR दर्ज हो जाती है। 298C किसी के ऊपर लग जाए तो वही लोग जानते हैं जो जेल में बैठे हुए हैं, इतने आराम से उसकी ज़मानत नहीं होती और जज भी डरते हैं, वकील भी डरते हैं। जब पुलिस ही डर रही है तो वहाँ पे आप किस तरह इंसाफ के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाएगा। मगर ये कवानीन मेरी नज़र में गैर ज़रूरी हैं, इन्हें ख़त्म करना चाहिए, जिसका नाजायज़ फ़ायदा उठा के बेगुनाह लोग जेलों में चले जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे साथ हैं। नाज़रीन, ऐसी तस्वीरें सामने आ रही जो क्राइम की आप सोच नहीं सकते। वहाँ पे ऐसी तबाही उनके जो कैपिटल सिटी है वहाँ की भी है और भी शहरों की है और इतनी बमबारी की, यूरोप खामोश, अमेरिका खामोश, UNA खामोश और इसमें आम पब्लिक मर रही है। सर, ये तो काफ़ी ख़तरनाक कर दिया काम रूस ने। जो वीडियो सामने आ रही हैं वो तो बड़ी ही तकलीफदेह हैं। बिल्कुल मुबारक साहब, सही बात है। प्यूटन जो है वो 3-4 साल जो जंग होती रही, मेरे ख्याल में उसमें भी उसने काफी इलाका इनका कब्जा किया। लेकिन इस बंदे की आप नलायकी कह लें, पागलपना कह लें, या इसका दिमाग खराब है। ये लोगों से पैसे मांग शांग, तू दे, वो दे, तो लड़ाई तो नहीं होती इतनी बड़ी और इतने बड़े मुल्क के साथ। प्यूटन मेरे ख्याल में भी अग्रेसिव हो गया है। वो सोचता है कि ये बंदा काबू नहीं आया मेरे, और ये बदमाशियां करता जा रहा है। अभी इसको इतनी मार दो कि ये खुद ही हाथ खड़े करे। अभी ओडेसा जो इनकी बड़ी बंदरगाह है, जैसे हमारी कराची है, और इसका दारुल हुकूमत और दूसरा बड़ा शहर जो यूक्रेन को, उसके ऊपर इतनी बमबारी और मिसाइल उसने फेंके हैं कि वो कहते हैं चीखो पखार। मैं प्रोग्राम देख रहा था जिसमें लोग चीखो पखार कर रहे हैं, रो रहे हैं, चीखे मार रहे हैं। तो ये बंदा टच से मस नहीं हो रहा। अभी यूरोप को नेचुरली पता है मुबारक साहब कि जब आप आग में छलांग लगाते हैं तो इसका जो रिजल्ट होता है वो सब बंदों को पता है, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, कि आग में छलांग लगाने का मतलब क्या होता है। इसी तरह अमेरिका को भी पता है। अमेरिका ने पहले ही बोला हुआ है, ट्रंप ने, मुबारक साहब आपको याद है कि उसने बोला था कि पूरा यूरोप मिल के भी रशिया को शिकस्त नहीं दे सकते। ये ट्रंप के अपने अल्फाज है, हम दोहरा रहे हैं। सो अभी जो रशियन इतना अग्रेसिव ये प्यूटन हो गया है, वो सिर्फ इसको बहुत सख्त मार देना चाहता है कि ये इसको सबक मैं सिखा दूं हमेशा के लिए। इसका मुल्क इसके हाथ से चला जाएगा। दारुल हुकूमत कब्जा आ जाता है, ओडेसा कब्जा में आ जाता है, सेकंड सिटी इसके कब्जा में आ जाता है, तो बाकी बचा के इसके बाद रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन्स, बाजार, पुल, सब कुछ तो पहले ही उसने मार दिया है इनको। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जमीन दोज हो गई है। तो ये अभी जो रशिया ने ये 2-3 हफ्ते से जो कार्रवाई शुरू की हुई है, ये एक इंडिया का बड़ा चैनल, आपको पता है पूरी दुनिया का, वो कह रहे हैं कि इतनी मार पड़ी है यूक्रेन को कि कोई भी मुल्क जो है वो इतनी सह ही नहीं सकता, इतनी मार जितनी यूक्रेन को रशिया ने दी। और रशिया ने बड़ी अभी स्ट्रॉन्ग आर्मी जो है उसकी कोई बची खुची वो अभी लगा दी है इसके पीछे। और वो कहते हैं 30,000 और नॉर्थ कोरियन इसमें भेजे हैं अपने, जो उनके टॉप के लेवल के जो फौजी हैं, वो उन्होंने इसको ऐड किया हुआ है। चाइनीज ने कल भी बयान दिया है कि रशिया के खिलाफ कोई कार्रवाई हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चाइना खामोश नहीं रहेगा। ये उसके अपने अल्फाज हैं। कल के परसों के चाइनीज प्रेसिडेंट ने बताया कि अगर कोई शायद यूरोप इन्वॉल्व हो जाए या अमेरिका इन्वॉल्व हो जाए, अमेरिका तो हट गया है, वो तो कभी भी इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी यूरोप को इतने प्रेशर में डाल गया है। ये जो ट्रेड की जो जंग चल रही है उसमें यूरोप वाले फंसे हुए हैं, तो वो तो अमेरिका नहीं आने वाला अंदर। और अमेरिका ने बताया हुआ भी है कि ये पूरा यूरोप मिलकर शिकस्त नहीं उसको दे सकता है, कि अमेरिका को पता है कि रशियन कितनी पावरफुल कंट्री है। तो ये जो हालात पैदा हो गए हैं मुबारक साहब, ये मेरे ख्याल में कोई भी पागल तरीन शख्स भी होता तो वो अपने मुल्क को इस तरह ना मरवाता जिस तरह इस बंदे ने मरवा दिया। सर, ये बताइए कि आम पब्लिक मर रही है वहां पे, तो यहाँ भी
पूरी दुनिया खामोश है, कोई आवाज ही नहीं उठा रहा। आप देखें कि एक तबसरा नगार ने, जो कि अमेरिकन तबसरा नगार था और बड़ा वेल नोन इंसान, उसने बोला कि इस बंदे ने, ये जो बंदा है, इसको बहुत पहले हेनरी किसिंगर, जो एक्स फॉरेन मिनिस्टर था और जिसने चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन, पाकिस्तान से चाइना वो रिलेशन वो गया था तलकात बढ़ाने के लिए, उसने आज से कुछ 2 साल पहले बयान शायद दिया था कि जो इलाका तुमने खो दिया उसको, उससे जान छुड़ाओ और अपने मुल्क को बचाओ, क्योंकि तुम्हारी बहुत बुरे हालात पैदा होने वाले हैं। ये बंदा समझा नहीं। उसने बोला कि इसने अपनी सारी दुनिया को मरवा दिया, इसने सारे शहर तबाह करा दिए, इसने लोगों को जलील तर किया, मुल्क के अंदर और बाहर जो दुनिया चली गई है उनके सारे रोजगार बंद हो गए हैं, कुछ स्ट्रक्चर बचा ही नहीं है यूक्रेन के अंदर। और ये शख्स को लोग किस तरह एक्सेप्ट कर रहे हैं अभी तक, इसको पकड़ा क्यों नहीं इसके जनरलों ने, या इसको निकाला क्यों नहीं अपने मुल्क से, और क्यों नहीं रशिया के साथ अभी भी बचा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि चलो सुबह का भूला हुआ शाम को वापस आ जाए, शायद जो बचा है वो बच जाए। तो ये इस बंदे ने सब कुछ किया, ये उसके अल्फाज हैं कि उस बंदे ने सब कुछ करवा दिया है, और ये आपस एंड के ऊपर भाग जाएगा, अमेरिका चला जाएगा या इसराइल चला जाएगा, उसके ये अल्फाज है। बहुत शुक्रिया सर, जी मेहरबानी। नाज़रीन, जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो इतनी खौफनाक है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ऐसे वहाँ पे गिर रही हैं और लोग उसके अंदर हैं या नहीं है, लेकिन ये खबर है कि कोई चीज़ वहाँ पे बची नहीं है। आग लगी हुई है, हर तरफ तबाही है, पानी नहीं है, खाना नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता हालात ऐसे होते जा रहे हैं और दुनिया खामोश, यूरोप खामोश। दूसरी तरफ जो चीज़ है, बार बार रूस की तरफ से ये धमकी दी जा रही है कि हम ऐसे ममालिक को निशाना बनाएंगे जो इसकी मदद कर रहे हैं, और इंग्लैंड और जर्मनी की तरफ इशारा दिया जा रहा है, फ्रांस की तरफ इशारा दिया जा रहा है। और ये भी आपको मैं बता दूं कि रूस से कोई उम्मीद भी नहीं है कि कोई अच्छी काम हो, और ये जो ममालिक है, पुरअमन लोग ज़िंदगी यहाँ पे गुजार रहे हैं, इनके लिए भी मुश्किल पैदा हो सकती है। वजह उसकी यही है कि जैसे ही यूक्रेन पूरे पे कब्ज़ा होगा, पोलैंड जिस तरह हमने बताया बॉर्डर सख्त किया गया है, और आजकल वैसे भी यूरोप के साथ जो पोलैंड के बॉर्डर लगते थे, जर्मनी वगैरह, वो भी बंद किए गए हैं, वो भी चेकिंग, लेकिन वो एक अलग इशू है। लेकिन उसके बावजूद ये हालात बने हुए हैं कि लोगों में खौफ है कि ये रूस जो है कहीं हमारे लिए भी मुसीबत ना बन जाए। इसको कौन कंट्रोल करेगा? यूरोप की पूरी तैयारी भी नहीं है। ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस एटमी ताकत है, लेकिन अगर इस तरफ हालात के तो कितना बड़ा नुकसान होगा, कितनी दुनिया जो है वो जान से चली जाएगी। जो असल मसला है, अभी तक किसी ने भी सीरियस इसको नहीं लिया, और बैठ के यूरोपियन ममालिक ने भी इस पर बातचीत क्यों नहीं की, या क्या वजह है? नॉर्मल होना चाहिए कि रूस के साथ बातचीत करनी चाहिए और इस मसले का हल निकालना चाहिए। इतनी बमबारी रोज़ाना वहाँ पे की जा रही है, 500-500, 700 मिसाइल, ड्रोन, पता नहीं क्या-क्या वो फेंक रहे हैं। और 2 दिन पहले जो हमारे पास खबर थी कि जब से ये जंग शुरू हुई है, इतना ख़तरनाक हमला पहले नहीं हुआ। हमलों में तेज़ी आ रही है, ज़ाहिर है चाइना, कोरिया मदद कर रहे हैं, कोरिया की फ़ौज वहाँ पे पहुँच चुकी है, और वो सब ये चाहते हैं कि किसी तरह यूक्रेन पूरे पे कब्ज़ा कर लिया जाए। आने वाले दिनों में अगर यही हालात रहे तो मेरा ख़्याल है फिर यूरोप के लिए मुश्किल पैदा है। जिस तरह अभी सर ने कहा कि वहाँ के सदर ने तो नहीं सोचा, मगर उसको मशवरा देने वालों को चाहिए कि ऐसा मशवरा दें जिससे रूस से पुरअमन मुज़ाकरात हों, ताकि दुनिया महफूज हो जाए। ये तो उन लोगों को पता चलता है जिनके घरों पे ये बमबारी होती है। यहाँ पे आप देखें, थोड़ा सा नुकसान हो जाए तो कितनी तकलीफ होती है, पूरे घरों के घर तबाह हो जाते हैं, और फिर किस तरह पूरी ज़िंदगी में आप घर बनाते हैं। किसी भी मुल्क में चले जाएं, वहाँ की ज़ाहिर नई ज़िंदगी होती है, ज़ुबान का मसला, और जो मैं कल ही बात कर रहा था कि हमारे कई पाकिस्तानी हैं, वहाँ बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, यहाँ आके वो सब कुछ खुद करते हैं, और अपने मुल्क जैसी ज़िंदगी कहीं पे भी नहीं। तो ये यूक्रेन के लोगों को भी सोचना चाहिए, और यूरोप के लोगों को भी सोचना चाहिए, और अमेरिका पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर रूस पे भरोसा नहीं तो अमेरिका पे भी नहीं। लेकिन ये हालात नज़र आ रहे हैं
कि आने वाले दिनों में यूरोप तक ये जंग जो पहुंच जाए और फिर एक नई मुसीबत खड़ी हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहिए हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम